अस्सलाम वालेकुम। एसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज 23 अप्रैल 2020। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जो आज ही के दिन हम सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चला गया। सुबह सुबह फेसबुक पर खबर मिली, यकीन नहीं आया। इधर फ़ोन मिलाया, उधर फ़ोन मिलाया कि कहीं से ये खबर आ जाए कि ये झूठी खबर है। लेकिन खबर झूठी नहीं थी, वो हम लोगों को छोड़कर जा चुका था। जी हाँ, मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आपको शहर कलकत्ता की एक ऐसी अजीम हस्ती से जिसने हिंदी थिएटर को, हिंदी नाटकों को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने में अपनी हर मुमकिन कोशिश की और दुनिया के कोने कोने तक जहां पर हिंदी उर्दू नाटक देखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कमाल ये भी है कि मगरबी बंगाल में नाटक तो बहुत होते रहे, कई कई शोज होते रहे, लेकिन उनके सारे शोज या तो उर्दू ऑडियंस के लिए थी या हिंदी ऑडियंस के लिए थी। उन्होंने कभी बंगाल की जो सबसे बड़ी ऑडियंस है, यानी कि बंगाली ज़बान के जानने वाले लोग, उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग आ जाते थे, लेकिन सही मानों में उन तक जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और उषा गंगोली ने अपने नाटक को उन तक ले जाकर वहाँ भी उसे उतना ही मकबूल करवाया जितना बंगाली नाटक अपनी जगह मकबूल था। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उषा गंगोली की। उषा जी को मैं सन 1970 से जानता हूँ। वो हम लोगों के ड्रामे का शुरुआत का ज़माना था, उनके भी शुरुआत का ज़माना था। हम यहाँ उर्दू ड्रामा कर रहे थे, वो हिंदी ड्रामा कर रही थी। उषा जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ था, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट, आंखें बड़ी बड़ी, पेशानी चौड़ी, बाल घुंघराले लंबे लंबे, रूह में ताजगी, आंखों में खोज तलाश। एक हमेशा छटपटाहट रहती थी उनके अंदर, कुछ ऐसा कर गुजरने की जो उनके दिल के अंदर सुलग रहा था, उसे लेकर के सामने पेश करने की। वो उनकी 3 सहेलियां थी, इत्तेफाक से तीनों का नाम उषा जी, और तीनों तालीम से ही उनका लगाव। एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी और एक हिंदी की लेक्चरर थी जालान कॉलेज में, और आप भवानीपुर कॉलेज में हिंदी की टीचर थी। अब जब 3 सहेलियां मिलती हों तो उस वक्त की बात दूसरी होती है, वहाँ कुछ और ही अंदाज होता होगा। तो जब 3 पढ़ी लिखी सहेलियां एक साथ बैठे
तो वो बात ही कुछ और होती है। उनमें से दो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, एक है। जाहिर बात है कि उस दोस्त पर क्या यह खबर जब पहुंची होगी तो कैसे हालात होंगे। यकीनन जो दोस्त होता है उसे तो बहुत बहुत ज़्यादा गहरी तकलीफ़ होती है। मैं जानता हूँ कि उनके दोस्त को यकीनन आज बहुत बहुत दुख पहुंचा होगा। उन्हें सब्र दे, ईश्वर उन्हें ताकत बख्शे, और वो दुआ करें कि ईश्वर उषा जी को स्वर्ग अता करे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उषा गंगुली की। तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, कभी किसी से वो झगड़ा नहीं करती थी, किसी को परेशान नहीं करती थी, किसी से उलझती नहीं थी, लेकिन आंखें तो सब कुछ कह जाती हैं। आंखों से ये पता चल जाता था कि वो कहना चाहती हैं कि जो वोर करे यार को, उस यार से तौबा। बहुत सिमट कर रहती थी वो, बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी में से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। बस अपने काम से काम और काम से प्यार और काम की इबादत करती थी। तो 1970 में से पहले की बात मैं कहता हूँ, उनकी शुरुआत की ज़िंदगी। उषा गंगुली जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई सन 1945 में। वैसे आपका ख़ानदान राजस्थान से आकर कानपुर में सेटल हुआ था। उषा जी ने वहाँ भारतनाट्यम की ट्रेनिंग हासिल की, रक्स में महारत हासिल किया। उसके बाद आप आला तालीम के लिए कलकत्ता तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर आकर आपने श्री शिक्षा यतन कॉलेज से हिंदी लैंग्वेज में डिग्री हासिल की, और फिर डिग्री हासिल करने के बाद इत्तेफाक से 1970 में उनको भवानी कपूर कॉलेज में टीचर की हैसियत से नौकरी मिल गई। ज़िंदगी का एक गोल उन्होंने हासिल कर लिया, नौकरी पक्की हो चुकी थी, ज़िंदगी एक सही रास्ते पर चल चुकी थी। अब उनके अंदर जो कलाकार छुपा हुआ था, जो रक्स उन्होंने सीखा था, उसे पेश करने के लिए, उस फन को आजमाने के लिए उनकी तड़प शुरू हुई। और 1970 में आपने संगीत कला मंदिर को ज्वाइन कर लिया। इत्तेफाक से उस ज़माने में वहाँ एक बहुत ही क्लासिकल प्ले शुरू किया गया था, मिर्च का टिकम, मिट्टी की गाड़ी। और उनको पहली एक क्लासिकल प्ले में मौका मिल गया। और रक्स वो चूँकि जानती थी, तो उस नाटक में उस रक्स की वजह से उन्होंने अपने कला को और भी खूबसूरती से पेश किया, और पहले ही प्ले में उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक बहुत बड़ी अच्छी अभिनेत्री है। फिर एक दो नाटकों में काम किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। उनके दिल के अंदर जो छटपटाहट थी, जो चाहती थी, जो अपने रूह की गहराइयों से वो महसूस करती थी एक औरत को रिप्रेजेंट करने का,
वो दूसरे नाटकों में, दूसरे ग्रुप में उन्हें वो मौका फराहम नहीं हो पाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना एक प्लेटफॉर्म कायम किया जाए। उन्नीस सौ 70 का ज़माना बहुत ही खूबसूरत ज़माना था। नाटक के लिए पूरा बंगाल, पूरा कलकत्ता मशहूर हो रहा था। जी, बड़े बड़े फनकार उस वक्त जलवागर थे। बंगाली थिएटर में अजितेश बनर्जी, शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा, उत्पल दत्त, बादल सरकार जैसी हैसियतें काम कर रही थी। हिंदी थिएटर में भी बहुत ऊंचे ऊंचे अदाकार उस ज़माने में मौजूद थे और हिंदी थिएटर को खिदमत में लगे हुए थे। श्यामानंद जालान, उत्तम कुमार नागर, रवि दवे, चेतना जालान, कृष्ण कुमार, राजा राम याग्निक, रवि याग्निक, मम्मी, पल्लवी मेहता, मदन सूदन, शशि पुरी, वीना दीक्षित, प्रतिभा अग्रवाल, राजेंद्र शर्मा, बद्री तिवारी, ये सब तो अपने फ़न के से लोगों को महसूस कर ही रहे थे कि उसी दौरान, उसी वक्त बहुत ही अच्छे अच्छे सितारे, नए सितारों ने स्टेज पर कदम रखा था और अपना जलवा दिखा रहे थे। जैसे प्रताप जायसवाल, पवन कुमार, मस्करा, एस.एम. राशिद, मुमताज़ अहमद, खुर्शीद अकरम, शाहिदुल आरफीन, रमाशंकर दुबे, शेखर पांडे, शकील आफ्ताब खान, ज़हीर अनवर, रफ़ीक अंजुम, कमाल अहमद, शकील अहमद, बुलबुल चक्रवर्ती, मधु लोइस, विजय वर्मा, नूतन ठाकुर ने हिंदी और उर्दू नाटकों का एक ऐसा सैलाब लेकर ये लोग आए कि पूरा बंगाल उसमें बह चला था। अदाकार ग्रुप, अनामिका, संगीत कला मंदिर और पद्धतिक के नाटकों ने तो हर शो के, हर प्ले के तकरीबन 100 से ज़्यादा शोज करने लगे। उस वक्त के तमाम कलाकार हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में जाकर के अपने फनकार के, अपने फ़न के क्या मुजाहरा कर रहे थे। वो दौर हिंदी नाटकों का सुनहरा दौर था। मगर इस शहर के उस दौर में एक अलग किस्म की छटपटाहट उषा गंगोली के अंदर दिख रही थी। वह अब उन नाटकों से अलग तरह के नाटक पेश करना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने 1976 में रंगकर्मी की बुनियाद रखी। शुरू में एक दो छोटे मोटे नाटकों का तजुर्बा किया, पर दिल ने कहा नहीं, अभी खुद से ड्रामा नहीं करना चाहिए, पहले किसी को बुलाया जाए। तो रंगकर्मी में उन्होंने बाहर के डायरेक्टर को दावत दी।
लेकिन रंगकर्मी को खड़ा करने में, रंगकर्मी की जो रीढ़ की हड्डी थी, रंगकर्मी को जिसने पूरी मजबूती और ताकत दी, रंगकर्मी को जिसने तमाम अदाकारों को लाकर यकजा करके नाटक करने की हिम्मत और ताकत दी, रंगकर्मी में जिसने मेंबर लोगों को बनाए, उस आदमी का नाम था जो अपने कला, अपने फन को पीछे रखकर ग्रुप को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक रहा था, वो था ओम पारेख। जी हाँ, ओम पारेख ने रंगकर्मी को मजबूत करने में, उसे ताकत बख्शने में, उसके अंदर डिसिप्लिन पैदा करने में और उन नाटकों को सही तरीके से पेश करने के लिए जो ताकत उसने दी, वो ताकत शायद ही कोई और रंगकर्मी को दे सके। तो जनाब, रंगकर्मी को मजबूत करने के लिए उन्होंने उस जमाने के एक बहुत बड़े डायरेक्टर दिल्ली के M.K. रायना को दावत दी और उनसे मदर का डायरेक्शन करवाया। फिर उन्होंने तृप्ति मित्रा को अपने यहाँ गुड़िया घर की हिदायतकारी के फराइज अंजाम दिलवाए। फिर रुद्र प्रसाद, तृप्ति मित्रा और मृणाल सेन से हिदायतकारी का गुर हासिल करने के बाद आपने डायरेक्शन के राह पर अपना कदम रखा। सन 1980 में आपने नौजवान अदाकारों के एक बड़े सैलाब के साथ पूरी मजबूती और ताकत के साथ शहर कलकत्ता को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा महाभोज का तोहफा दिया और अवाम ने भी उसे अपने दिल से लगाया और उस ड्रामे की मकबूलियत में उषा गंगोली का नाम आसमान की बुलंदी को छूने लगा। हर कोई की जुबान पर उषा गंगोली गूंजने लगा। उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे ग्रुप में वो अपने दिल की बात, अपने रूह के अंदर छटपटाती हुई जिंदगी और औरत की पूरी दुनिया में जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो बोल्डनेस है, उसको उजागर करने के लिए उन्हें एक अलग फील्ड की ज़रूरत थी और उन्होंने उस पर ही ज़्यादा काम किया और ज़्यादातर नाटकों में उन्होंने खुद को ही पेश किया और एक अच्छी अभिनेत्री, एक अच्छे डायरेक्टर के तौर पर वो लोगों के सामने, आवाम के सामने उजागर हुई। महाभोज के बाद आपने 1980 में लोक कथा पेश किया और 1989 में आपने होली की हिदायतकारी के फराइज अंजाम दिए। हर प्ले दिन ब दिन आपकी मकबूलियत में इजाफा किए जा रहा था। हर नाटक में उनकी एक अलग किस्म की पहचान कायम हो रही थी। 1991 में कोर्ट मार्शल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उस नाटक की जितनी प्रशंसा मिली, शायद ही किसी और नाटक के उनकी मकबूलियत इतने दूर तक पहुंची हो। उस नाटक का हर किरदार नगीने की तरह सजा हुआ था। तो जाहिर बात है कि वो नाटक सिर्फ हिदायतकार का ही नहीं था, बल्कि अदाकारों का भी था और इन दोनों ने मिलकर नाटक को उन बुलंदी तक पहुंचाया। 1992 में रुदाली, 98 में हिम्मत माई, 1999 में
मुक्ति, 2000 में शोभा यात्रा, 2003 में काशीनामा, फिर चंद्रालिका, शरद पर मंटू और बहुत अनेक नाटक। अब उस तरह के नाटक पेश करने वाला हिंदी में शहर कलकत्ता में मेरे ख्याल से अब कोई और नहीं है। वैसे उन्होंने एक दो हिंदी फिल्मों में मुकालमे भी लिखे हैं। 2005 में जर्मनी में स्टलगेंट के फेस्टिवल में आपने रुदाली को पेश किया। ये किसी भी हिंदुस्तानी ग्रुप का पहला नाटक था जो जर्मनी में पेश किया गया। वैसे आपके ड्रामे पाकिस्तान में भी पेश हुए हैं और वहाँ भी आपने मकबूलियत के झंडे गाड़े। 1998 में आपको डायरेक्शन के लिए नेशनल एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और वेस्ट बंगाल हुकूमत ने आपको गुड़िया घर के लिए बेहतरीन एक्ट्रेस के इनाम से नवाजा। और हम सब के लिए, तमाम फनकारों के लिए, तमाम आवाम के लिए, नाटक देखने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए उनका सबसे बड़ा तोहफ़ा, उनका सबसे बड़ा इनाम उनके वो सारे नाटक हैं जो उन्होंने हमारे लिए पेश किए और हिंदी के नाटकों को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने में अपने दिल और खून जिगर को जलाया और अपनी तमाम रातों और दिनों की तमाम आराम को बलाए ताक रखकर दिन रात मेहनत की और आखिरकार 23 अप्रैल 2020 में वो नाटक की हसीन हस्ती हमें रोता बिलखता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। हमेशा के। दोस्तों, जाना तो हर किसी को है। कल मेरी बारी है, फिर किसी और की बारी होगी। सब चले जाएंगे दुनिया से, जो आया है उसे जाना है। रह जाती हैं उनके काम, उनकी यादें, उनके अच्छे बर्ताव, उनकी मोहब्बत, उनके अखलाक, यही बाकी रहता है। और अपने पीछे वो सब कुछ छोड़ कर गई हैं, उम्मीद छोड़ कर गई हैं, ऐसे प्लेस छोड़ कर गई हैं, वो हिम्मत और ताकत छोड़ कर गई हैं कि अगर हम चाहें तो उनकी राह पर चलकर हिंदी थिएटर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। बस मैं रंगकर्मी के, उषा गंगुली के ड्रामा ग्रुप के उन कर्ता धर्ताओं से जिनके ऊपर अब रंगकर्मी का भार है, जिसके लिए उन्होंने ये थिएटर ग्रुप छोड़कर इस दुनिया से अपनी आंखें बंद की हैं, उनसे बस इतनी गुजारिश है कि वो लोग जो अभी उनके साथ हैं और वो तमाम फनकार, वो तमाम अदाकार जो उनके सफ़र में कभी हम सफ़र थे, उनके साथ काम किया,
और उन्हें पसंद भी करते हैं अपनी ईगो को छोड़कर। और जो मौजूदा दौर के फ़नकार हैं, जो ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि उन तमाम फ़नकारों को जो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं या अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे अशोक सिंह है, दर्शन है, खुर्शीद इकराम है, शाहिदुल आरफीन है, प्रताप जायसवाल है, रवि दवे है, क्या दुबे है, सारे चीज़ें हम लोग जो हैं पुराने लोग जो नाटक को जानते हैं, जो नाटक कर रहे हैं, जिनके अंदर बेचैनी है, बेकरारी है, जो उषा की आज भी उतना ही इज्जत करते थे जब उनके साथ काम करते थे तब वो करते थे। अगर उनको बुला लिया जाए, इस ग्रुप की ताकत बना ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो गुलदस्ता उन्होंने तैयार किया है, उस गुलदस्ता में नए फूल डाले जा सकते हैं, नई कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, नए ड्रामे किए जा सकते हैं और खूब किए जा सकते हैं अगर इन तमाम लोगों को बुला लिया जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम फ़नकारों से, उन तमाम लोगों से जो उषा जी के साथ उठते थे, बैठते थे, उन्हें पसंद करते थे, नापसंद करते थे, कभी किसी वक्त किसी वजह से उन्होंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को बुरा भला कह दिया हो और उनके दिल को ठेस पहुंची हो, तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ईश्वर करके, अगर आपका गुस्सा अब भी है, आपको दुख है, अगर आपको गम है कि उन्होंने कभी ऐसी बात कही थी जो आपके दिल को चोट लगी है, तो मेहरबानी करके आप उन्हें माफ़ फरमा दीजिए, उन्हें माफ़ फरमा दीजिए और अल्लाह से, ईश्वर से दुआ कीजिए कि आपकी, हम सब की फ़नकारा को ईश्वर स्वर्ग में आला से आला मुकाम अता करे और अपने पीछे जो काम छोड़ कर गई हैं, हम सब मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएं। अब आप एस.एम. राशिद को, मैं एक बदनसीब एक्टर हूँ। बदनसीब इसलिए कि 1970 से 2020 तक मैं उन्हें जानता था, पहचानता था, उनके बहुत करीब भी रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मैंने कभी उनके साथ किसी भी ड्रामे में काम नहीं किया। लेकिन उनके काम को देखा है, उनके काम को जाना है, उनके काम को परखा है, उनकी मैं इज्जत करता रहा था, करता हूँ और करता रहूँगा। चूँकि मैं अलग फील्ड में था, वो अलग फील्ड में थे, नाटक वो भी कर रहे थे, नाटक हम भी कर रहे थे। उनका अंदाज़ कुछ और था, हमारा अंदाज़ कुछ और। हमें अपनी दुनिया बसानी थी, उन्हें अपनी दुनिया बसानी थी। हम लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, यही बहुत है। अब इजाज़त दीजिए एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया को, फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ, अगर ज़िंदगी रही। तब तक के लिए एस.एम. राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।